दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अभी इस्तीफे की शुरुआत हुई है और इस्तीफे की रेल अब चलने वाली है और अगले 2 महीने 3 महीने के दरमियान कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिस बदलाव के बिना ये देश और इस देश की सियासत करीब करीब ठहर सी गई थी। लेकिन बदलाव देश के दूसरे सर्वोच्च पद के साथ होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन कल वो पर्देदारी खत्म कर दी गई। कल वो पर्दा उठ गया और उस पर्दे के उठने के बाद जो पहला ट्रेलर दिखा उसके उससे पूरी फिल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कैसी सामने आने वाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ। धनखड़ का इस्तीफा किस लिए? क्योंकि 2-3 सालों के दरमियान बतौर उपराष्ट्रपति या उसके पहले बतौर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने एक प्रो गवर्नमेंट और यूं कहा जाए कि दिल्ली के इशारों पर चलने वाले एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की छवि बना ली थी जिस छवि से उस संवैधानिक पद की गरिमा को तो ठेस पहुंच ही रही थी। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बनने लगे जिससे सीधे सीधे यू टर्न लेने की तैयारी तो नहीं थी। यू टर्न मौजूदा सत्ता पसंद नहीं करती, मोदी सत्ता पसंद नहीं करती और मोदी सत्ता को चाहिए तो क्या चाहिए? मोदी सत्ता को लॉयल लोगों की, एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति की ऐसी टीम की जरूरत होती है जो संघम शरणम गच्छामि की जगह, भाजपा शरणम गच्छामि की जगह मोदी शरणम गच्छामि का राग अलापने में कोई कोताही न बरते। अब जो हालात हैं उन हालातों पर यदि गौर करें तो धनखड़ सिर्फ शुरुआत है। देखते जाइए कहां कहां बदलाव होता है। दस्तखत कराने की प्रक्रिया चल रही थी और इस दस्तखत के बीच में कहा जा रहा था कि इंपीचमेंट की तरह का एक संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। धनखड़ को पद से हटने की बिसात बिछाई जा सकती है, लेकिन पद से हटाने के पहले उन्होंने खुद ही रास्ता साफ कर देना उचित समझा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन इस देश की सियासत में लोगों ने व्हील चेयर पर चलते हुए मुख्यमंत्री को भी बरसों बरस काम करते हुए देखा है और धनखड़ के पास तो सिवाय सदन के संचालन के कोई वैसा दायित्व भी नहीं था जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर के या स्वास्थ्य उनके काम में बाधा बनता हुआ दिखाई दे। बाधा जो कुछ बन रहा था वो बाधा केंद्र सरकार के राजनीतिक स्वास्थ्य का बन रहा था और उस राजनीतिक स्वास्थ्य में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रंप के दावे तक एक बार चर्चा हो जाए तो संसद के अंदर पूरे देश के सामने सरकार का एक्सपोज होना तय दिख रहा था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, मोदी सत्ता को एक्सपोज करने से बचाने के लिए अब इस्तीफों की नई रेल चलाने वाली है? तकरीबन 2-2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा विराजमान है। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वो 2-2.5 साल से विराजमान है। उनका रिप्लेसमेंट अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। रिप्लेसमेंट ढूंढने की प्रक्रिया में संघ और भाजपा के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। व्यक्ति निष्ठता और पार्टी निष्ठा इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। व्यक्ति के प्रति निष्ठा और पार्टी के प्रति निष्ठा के बीच जब समन्वय बन जाएगा तो अध्यक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन ये दो नावों की सवारी करने वाला व्यक्ति क्या जेपी नड्डा की तरह का ही मिलेगा या उस तरह की यूनिक क्वालिटी से खुद को युक्त रख पाएगा? ये सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि जब जगदीप धनखड़ उस निष्ठा का निर्वाह कर पाने की स्थिति में लंबे समय तक खुद को देख नहीं पाए तो भला किसी दूसरे का कैसे भरोसा किया जाए? अगले 2-2.5 महीने में देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति मिलेगा उससे भी बड़ा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बड़े बदलावों का है, चुनावी राज्य बिहार का है और इन सब से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मिले, जनरल वीके सिंह से मिले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले। दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आए थे और लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात बने हुए हैं उन हालातों में यह कहना मुनासिब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर रहते आगामी विधानसभा चुनाव या आगे के रास्ते कठिन होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बिना भी कठिन होते हुए दिखाई देते हैं, यूपी में भी, यूपी के बाहर भी। इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ
हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पूरे देश में देखे जा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बने हो या न बने हो, एक जाति विशेष के लोगों ने उनसे अपनी सामुदायिक निष्ठा काफी हद तक इस कदर जोड़ ली है कि एक योगी का विकेट यदि गिराया गया, एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी की विदाई हुई, तो उसके बाद तय मानिए कि बिहार का चुनाव भी अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बैंड बज सकती है और बिल्कुल उसी तरह से बच सकती है जैसे कल्याण सिंह की विदाई के बाद उत्तर प्रदेश में बजी थी। इस्तीफों की रेल चलेगी तो कहां कहां जाएगी। सभी जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री 2001 के में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के गुजरात की सत्ता संभालने के बाद से लेकर 2022-23 तक दिखी थी, वो केमिस्ट्री 2023 से 25 आते आते अब दिख नहीं रही है। दो लोगों ने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा की थी अभी कुछ दिनों पहले। एक की तो विदाई हो गई, जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वेद उपनिषद पढ़ने की बातें कर रहे थे। वेद उपनिषद पढ़ने की बातें जब वो कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद जैविक खेती की बात कर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति खुद को जैविक मानता ही नहीं है, जो व्यक्ति खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी अजैविक मानता है, उनके सामने जैविक खेती की बातें करना जैविक सियासत को कितना प्रमोट कर पाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर जो सवाल है, उस सवालों के घेरे में तीन लोग सबसे पहले आते हैं। स्वाभाविक है कि एक नाम गृह मंत्री अमित शाह का होगा, दूसरा नाम इस देश में आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न सूबे महाराष्ट्र के भाजपाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का होगा। वो संघ की उस ताकतवर ब्राह्मण लॉबी से भी ताल्लुक रखते हैं जिसे नागपुर का सीधा आशीर्वाद बताया जाता है। नौजवान भी हैं और इन सब के साथ महाराष्ट्र की सियासत भी उनके हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि जब 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य गुजरात से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र से आने वाला व्यक्ति क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से आने वाला व्यक्ति क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द वो सवाल भी उभर कर आता है कि योगी आदित्यनाथ के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में खराब प्रदर्शन हुआ, तब भी इतनी सीटें आई कि गुजरात की कुल लोकसभा सीटें जितनी है उससे 7 ज्यादा थी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 है, लेकिन गुजरात में 26-0 का प्रदर्शन भाजपा दोहरा नहीं पाई, एक सीट कम हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 33 लोकसभा सीटें यानी गुजरात की कुल सीटों की संख्या से 7 सीट ज्यादा उत्तर प्रदेश से जरूर आई। तो ऐसे हालात में क्या योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जाएगा? क्या इस्तीफों की रेल महाराष्ट्र तक पहुंचेगी? क्या इस्तीफों की रेल गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिशें होंगी? और क्या एकदम नए कलेवर वाली नई टीम के साथ नरेंद्र मोदी वैसे ही दिखाई देंगे जैसे विजय रूपानी वाली पूरी टीम को एक झटके में गुजरात में बदल दिया गया था? क्या वाकई गुजरात मॉडल का प्रयोग पूरी भाजपा पर दिल्ली से लेकर लखनऊ और मुंबई तक एक साथ दिखाया जाएगा? बिहार में तो दिखाया जा चुका। सुशील मोदी के जीवित रहते सुशील मोदी से आगे भारतीय जनता पार्टी ने देखा और अब दो ऐसे लोगों के नाम के हाथ में कमान है जिसमें से एक यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कई पार्टियां घूम कर आए हैं और दूसरे यानी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिनके ऊपर एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज के जबरिया कब्जे में लेने का आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल में यानी पूरी टीम को एक साथ बदल दिए जाने के दौर में बिहार में चली गई है। क्या उत्तर प्रदेश में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिसमें विजय रूपानी और नितिन पटेल के साथ पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया था? दिल्ली में जो बैठक हुई, प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हुई, उसमें अपुष्ट सूत्रों की माने तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग और दलितों का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसके साथ ही लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व की चेतना पर भी पीडीए भारी पड़ रहा है। अखिलेश यादव का नैरेटिव भारी पड़ रहा है, संविधान बचाओ का नैरेटिव भारी पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन एक ऐसे सामाजिक संरचना की तरफ जा रहा है जिस सामाजिक संरचना में एक दौर में मिले मुलायम कांसीराम के नारे ने उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत का
चाल चरित्र और चेहरा उस दौर में बदल दिया था जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी बाबरी विध्वंस का क्रेडिट अपने माथे पर लेकर घूमने के लिए उत्तर प्रदेश में निकल पड़ी थी। आज वो क्रेडिट कहीं साथ में नहीं है। आज हालात मोदी और योगी दो व्यक्तित्व के बीच में है और उन दो व्यक्तित्वों के बीच में उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण उलझ रहे हैं, सियासत उलझ रही है। वहीं दिल्ली की सत्ता को बचाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की जो अहमियत है वो उत्तर प्रदेश की अहमियत योगी आदित्यनाथ से आगे देखने पर विवश कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यदि हटेंगे तो क्या दिल्ली में उन्हें जगह दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। दिल्ली में जगह देकर बिहार चुनाव के पहले कहीं राजपूत नाराज ना हो जाए इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। लेकिन नाराजगी उससे दूर नहीं होगी। अगर बिहार चुनाव तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं तो स्वाभाविक है पिछड़े वर्गों की जो गोलबंदी जेडीयू की सीटों पर कुछ हद तक दिखेगी वो भाजपा की सीटों पर तनिक भी नहीं दिखेगी। और योगी आदित्यनाथ यदि हटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो चुनावी एटीएम है वो चुनावी एटीएम नॉन रिजर्व सीटों पर यानी सामान्य सीटों पर तो वैसे ही बिखरता रहता है, सुरक्षित सीटों पर भी जो एससी एसटी वाली सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, जो चुनावी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चरागाह बनी हुई है बिहार में, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रूप से बैंड बज सकती है। सवाल राजनाथ सिंह के रिप्लेसमेंट का भी है। चर्चा यह भी हो रही है कि जगदीप धनखड़ की जगह उन्हें भेजा जाए या जेपी नड्डा को भेजा जाए। स्वाभाविक है कि लॉयल्टी के पैरामीटर्स पर, एकनिष्ठ प्रतिबद्धता के पैरामीटर्स पर साफ साफ दिखता है कि राजनाथ सिंह की जगह जेपी नड्डा बेहतर दिखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जेपी नड्डा संघ की शाखा में तपे तपाए हैं, जगदीप धनखड़ की तरफ बाहर से नहीं आए हैं, जनता दल और कांग्रेस घूमते हुए नहीं आए हैं, बल्कि इसी पार्टी में एबीवीपी के जमाने से टिके हुए हैं। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर यहां तक का सफर उन्होंने तय किया तो संवैधानिक पद पर जाने के बाद क्या नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड की स्थिति वो बनाए रख पाएंगे? यही वो सवाल है। और इन सवालों के इर्द गिर्द जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री और भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात लगातार कई सारे संकेत दे रही है, तो उन संकेतों के दायरे में 11 सितंबर और 17 सितंबर की वो तारीख भी तो आ रही है जिन तारीखों में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी 75 बसंत देख चुके नेता के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर याद किए जाने वाले हैं। 75 साल इन दोनों के पूरे हो रहे हैं और जब इन दोनों के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो 75 पार का राग मोरोपंत पिंगले के बहाने अभी कुछ दिनों पहले ही जब मोहन भागवत ने छेड़ दिया तो क्या आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सबसे आगे वही आएंगे 11 सितंबर को? और यदि वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सामने आएंगे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी कब तक सलामत है? जगदीप धनखड़ की कुर्सी सलामत नहीं है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सलामत नहीं है, अमित शाह की कुर्सी सलामत नहीं है, अजीत डोभाल की कुर्सी तभी तक सलामत है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, राजनाथ सिंह की कुर्सी वैसे ही डगमगा रही है और डगमगाते दौर में वो कड़ी निंदा भी नहीं कर पा रहे। तो सवाल यह है कि इस दौर में सिस्टम की कड़ी निंदा करने का जोखिम कौन लेगा? सवाल यह है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्तिवादी आस्था का केंद्र बनाने की जो मौजूदा दौर में गुजरात लॉबी की कोशिशें हैं, उन कोशिशों के सामने तन कर खड़ा कौन होगा? नितिन गडकरी बातें जरूर करते हैं लेकिन नितिन गडकरी बातों से आगे बढ़ नहीं पाते। बातों से आगे कौन बढ़ रहा है? तो वो हिम्मत जगदीप धनखड़ ने दिखाई है, वो नजीर जगदीप धनखड़ ने दिखाई है कि 75 साल पूरे होने के 10 महीने पहले कुर्सी छोड़ दी। तो सवाल यह है कि 75 साल पूरे होने के 10 दिन पहले भी क्या दूसरे लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं मुख्यमंत्री की तो कहीं केंद्रीय मंत्री की बलि लेने की परंपरा तो नहीं होगी, राजनीतिक बलि लेने की। और सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में योगी का रिप्लेसमेंट इतना तो तय है कि पिछड़े वर्ग से आएगा, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य ही आएंगे इस बात की गारंटी है? तैयार की हुई लीडरशिप, पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्वरूप को भाती नहीं है। मौजूदा स्वरूप को तो पर्ची से निकाले जाने वाले मुख्यमंत्री भाते हैं, मौजूदा स्वरूप को तो पहली बार के विधायक या अनजान से चेहरे भाते हैं। तो उस तरह के चेहरों की कवायद क्या दिल्ली ने शुरू कर दी है या इस तरह के चेहरों को ढूंढ कर रख लिया है? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल कि जो इस्तीफों की रेल चलने वाली है, जिसकी शुरुआत जगदीप धनखड़ ने की है, उनका रिप्लेसमेंट यानी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव और बिहार का चुनाव, इन दोनों के बाद चलेगी या पहले चलेगी?
संकेत तो यही है कि पहले चलेगी। बिहार चुनाव का अब इंतजार नहीं किया जाएगा। इसलिए इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें लड़ती नहीं दिखती, तो 122 के बहुमत का आंकड़ा कहां से छू पाएगी। बिहार महाराष्ट्र नहीं है जहां बीजेपी 90% की सफलता दर को दर्ज कर ले। बिहार के का सामाजिक समीकरण कमंडल से ज्यादा मंडल की राजनीति के करीब जाता है, और वो एक ऐसे दौर में मंडल की राजनीति के करीब जाता है जहां बीजेपी का अपना समीकरण यानी सवर्ण प्लस वैश्य भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ रिजर्व सीटों पर ही मजबूरी में एक साथ दिखते हैं। तो उसमें डेंट लगे या ना लगे, हालात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने की हालत में नहीं है। तो उस हालत में उत्तर प्रदेश में रिस्क तो लिया जा सकता है, और रिस्क उत्तर प्रदेश में लिया जाएगा तो तय है कि दिल्ली में लिया जाएगा। और जब रिस्क दिल्ली में लिया जाएगा तो उन सभी रिस्क के पहले, उन सभी जोखिमों के पहले 75 साल वाले जोखिम की जद में आने वाले लोग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, क्या यूनाइटेड किंगडम का दौरा बतौर प्रधानमंत्री उनका आखिरी विदेश दौरा होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए संसद के मॉनसून सत्र के दरमियान की गतिविधियां, जिस प्रकार से ट्रंप अमेरिका से लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छीछालेदार कर रहे हैं, वो सारी परिस्थितियों को एक तरफ रखकर इस देश के अंदर कमंडल बनाम मंडल की नई बहस, जो राहुल गांधी की जाति जनगणना और सोशल जस्टिस के मुद्दे के सहारे जब विमर्श के स्तर को बदलती हुई दिख रही है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 62 से लाकर 33 पर खड़ा कर चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम सपा बसपा के ताकतवर गठबंधन ने 2019 में नहीं किया, वो काम सपा और कांग्रेस के कमजोर माने जा रहे गठबंधन ने 2024 में कर दिखा दिया। तो उससे साफ जाहिर हो गया कि अब व्यक्ति नहीं, मुद्दे इस देश के आधार पर, इस देश के अंदर चुनावों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले हैं। और जब मुद्दे व्यक्ति के ऊपर हावी होते हुए दिखे, तो नरेंद्र मोदीवाद या हिंदुत्व की जगह मोदित्व का असर जो दिखाने की, या उसके ब्रांड को मार्केट में बेचने की, चुनावी रूप से बेचने की जो कोशिशें होती हैं, उन सब पर एक साथ पानी फिरता हुआ नजर आता है। तो पानी पहले किस पर फिरेगा? राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 2 से नंबर 1 बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए लोगों के अरमानों पर पानी फिरेगा, या सत्ता के ऊपर पानी फिरेगा? ये देखने वाली बात होगी। देखते जाइए क्या होता है। बड़े बदलाव की तैयारी है, और उस बदलाव में उत्तर प्रदेश भी अहम है, तो दिल्ली भी अहम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।